Dear students, today I am going to send you a video about blood circulatory system in human beings. हम सभी जानते हैं कि धरती पर दो प्रकार के जीव रचना के आधार पर, एक तो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम सभी जानते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म, उसके शरीर सरल होते हैं। जैसे यूनिसेलुलर में अमीबा का हम उदाहरण लें, उसका शरीर बहुत ही सरल है और शरीर की जो सतह अमीबा में उसके पर्यावरण से बिल्कुल अटैच रहता है, संपर्क में रहता है। इसलिए ऐसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें पदार्थों का जो आवागमन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वह सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा हो जाता है। लेकिन जो जटिल प्राणी है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वह सरल डिफ्यूजन द्वारा संभव नहीं है। तो ऐसे प्राणियों में या फिर ऐसे जीवों में क्या है, विकसित सर्कुलेटरी सिस्टम और पौधों में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विकसित हुआ है हायर प्लांट्स में। तो यहाँ पर एनिमल्स ग्रुप में और ह्यूमन बींग्स में हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम हो गया। तो जिस तरह प्लांट में जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जाइलम जल और खनिज लवण का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पूरे प्लांट बॉडी में सप्लाई करता है। तो उसी तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम एक और सिस्टम होते हैं जिसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हुआ रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र। रक्त के द्वारा पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग में या पूरे शरीर में, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहुंचाता है ब्लड। तो देखें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन महत्वपूर्ण कंपोनेंट आप इस पर गौर रखेंगे। तीन कंपोनेंट कौन कौन है? तो नंबर एक यह है ब्लड। दूसरा जो कंपोनेंट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का वह है ब्लड वेसल्स। और तीसरा है वह है हार्ट। यह तीन कंपोनेंट है और इस तीन को जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग ब्लड की बात करते हैं। यह पहला कंपोनेंट है और यह महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, क्योंकि ब्लड है तभी सारा सिस्टम है। तो ब्लड महत्वपूर्ण है ना कंपोनेंट है। ब्लड क्या होता है? तो ब्लड जो है यह रेड कलर्ड
ह्यूमन बींग ब्लड क्या है? रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। यह रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि आप जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, विभिन्न प्रकार के टिश्यू होते हैं, लेकिन उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, यह कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? पूरे शरीर को, सभी टिश्यू को, ऑर्गन को यह जोड़ने का काम करता है। यहाँ तक कि ब्लड सभी कोशिकाओं को मतलब जोड़ता है। तो इसलिए यह क्या है? रेड कलर है और यह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब आगे है ना, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब संयोजी ऊतक लाल रंग का होता है, मतलब है। अब ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, ध्यान देंगे। ब्लड का कौन कौन दो कंपोनेंट है? तो एक ब्लड का कंपोनेंट है वह है प्लाज्मा, जिसको ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा है वह है रक्त कणिकाएं या ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स इसको बोले, या फिर ब्लड सेल्स हम बोल सकते हैं, है ना, ब्लड सेल्स। ये दो हो गया। तो आइए हम प्लाज्मा की बात करते हैं। ये ब्लड प्लाज्मा ये क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा ये क्या है? तो यह हल्की स्ट्रॉ कलर्ड का यह विस्कस पदार्थ है ना। प्लाज्मा क्या होता है? स्ट्रॉ कलर्ड, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस, यह फ्लूइड सब्सटेंस और ये पूरे रक्त का 55% भाग है ना। इट इज ऑफ 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। पूरे रक्त का यह 55% होता है। अब रक्त को हम, प्लाज्मा को हम, यानी ब्लड का यह जो वाटरी भाग है ना, वह क्या है? प्लाज्मा। और लगभग 90 से है ना 96% तक या 90% से ऊपर तक जो है ब्लड में प्लाज्मा का भाग है। और उसके बाद इस प्लाज्मा में विभिन्न प्रकार के क्या है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। और उसके अतिरिक्त क्या है? हमारे पचे हुए भोजन पदार्थ, वेस्ट मटेरियल और क्या है? ऑर्गेन्स भी होते हैं, जिसका कि ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्लाज्मा क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य मीडियम और फ्लो करता है ये, और अपने साथ सारे पदार्थों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक या शरीर के सारे सेल्स में पहुंचाता है ये प्लाज्मा। तो ये हो गया ब्लड प्लाज्मा की इतनी बात किया। और ब्लड प्लाज्मा के बाद आता है वह है ब्लड कॉर्पसल्स। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, क्या है? वह है ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स और सेल्स ये क्या है? यह रक्त का ठोस भाग है ना। इट इज ऑफ
द सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड का ये क्या है? सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड, ये रक्त का ठोस भाग है। और लगभग पूरे ब्लड वॉल्यूम का ये क्या है? 45% है ना, 45-45% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। रक्त का जो भी आयतन है ना, वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का 45% जो है वो ब्लड कार्पोसल्स है, और ब्लड प्लाज्मा जो है वो 55% हमने पहले बताया। अब देखिए, ब्लड कार्पोसल्स यह फंक्शन के आधार पर, शेप के आधार पर, संख्या के आधार पर, यह कार्पोसल्स ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन होते हैं जरा देखेंगे। 3 प्रकार के कौन कौन हो गए? नंबर 1, पहला है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, और इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, है ना, एरिथ्रोसाइट्स। और हम लोग हिंदी में उसको कहते हैं लाल रक्त कण या लाल रक्त कणिकाएं, इसको कहते हैं। दूसरा हो गया वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, हिंदी में इसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं या सेल्स हो गया, कोशिकाएं भी हो गया। और तीसरा है, उसको कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स किसको कहा गया? उसको हिंदी में कहते हैं रक्त बिंबाणु। है ना, तो ये 3 प्रकार का हो गया। अब जरा देखिए एक एक करके तीनों को। पहला रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण, ये क्या होता है? तो ये ब्लड कंपोनेंट्स है, ये ब्लड कार्पोसल्स है, और यह राउंडेड और बाइकॉन्केव होता है, उभयावतल बाइकॉन्केव इसकी रचना होती है। और ये क्या होता है? इट डिवाइड्स न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होते, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है रेड ब्लड सेल्स। और इसकी संख्या एक एडल्ट में, एक हेल्दी एडल्ट में 4.5 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक, 4.5 मिलियन टू 5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। रक्त के क्या है? रक्त के या टोटल रक्त में 4.5 मिलियन से, है ना, 5 मिलियन तक ये पर क्यूबिक mm रक्त में मौजूद है, इसकी संख्या। और इसका निर्माण रेड ब्लड सेल्स का बोन मैरो में होता है। और इसका नाम रेड ब्लड सेल्स क्योंकि यह रक्त को रंग प्रदान करता है। और रक्त को रंग प्रदान करने के लिए क्या होता है? इसमें एक विशेष प्रकार के, इसमें पिगमेंट होते जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये हीमोग्लोबिन जो है ये कैसा यौगिक जो हीम अर्थात आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन, मतलब यह आयरन और प्रोटीन तो से मिलकर के ये हीमोग्लोबिन बना है। और ये हीमोग्लोबिन करता क्या है? यह हीमोग्लोबिन एक तरफ या
रक्त का रंग लाल करता है, और दूसरे तरफ यह जो रिस्पिरेटरी गैसेस को पूरे शरीर के सेल्स में पहुंचाता है, या फिर वहाँ से लाता है और लंग्स तक पहुंचाता है। जैसे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेता है, कहाँ पर? लंग्स में, एल्वियोलाई से, और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बन करके ये पूरे सेल में पहुंचता है। सेल में ऑक्सीजन दे देता है, हीमोग्लोबिन फिर मुक्त हो जाता है, वहाँ पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर वहाँ से वापस आता है, लंग्स के एल्वियोलाई को दे देता है। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है और गैसों का परिवहन होता है। हम सभी जानते हैं श्वसन की क्रिया में जो हम गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसको पहुंचाने वाला कौन है? यह हीमोग्लोबिन है। और रक्त में इसका जो है 12 से 16 ग्राम है ना, इसका मात्रा जो एक औसत माना गया है स्वस्थ। अब इसकी जो आयु होती है रेड ब्लड सेल्स की, वह 120 दिन की होती है। उसके बाद यह स्वतः डेड कर जाता है और स्प्लिन में आकर के यह डेड होता है, इसलिए स्प्लिन को ग्रेवयार्ड कहा जाता है। तो इस तरह से रेड ब्लड सेल्स को आपने जाना। लाल रक्त कण को यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना कंपोनेंट है ब्लड का, और रेड ब्लड सेल्स के कारण शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ रहता है, और रेड ब्लड सेल्स की कमी होने के कारण क्या है? एनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पता और रक्त की कमी से बहुत सारे है ना शरीर में डिसऑर्डर उत्पन्न होते। चलिए, हमने रेड ब्लड सेल्स की बात कर ली है। अब इसके बाद आता है व्हाइट ब्लड सेल्स। यह भी महत्वपूर्ण ब्लड का कंपोनेंट है, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको श्वेत रक्त कण कहते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लड कंपोनेंट है ब्लड कॉर्पस्कल से, और इसकी जो औसत संख्या वह कम होती है 6000 से लेकर 8000 तक, 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड में इसकी संख्या। और यह न्यूक्लिएटेड होता है, इसलिए इसको एक सेल माना जाता है, और यह महत्वपूर्ण सेल होता है। हम सभी जानते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स के दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब दो प्रकार का होता है। एक होता है एक ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा होता है ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट और दूसरा हुआ ग्रेनुलोसाइट्स, है ना, जिसमें ग्रेनुल तो होता है, वह ग्रेनुलोसाइट तो हो गया। जिसमें ग्रेनुल्स नहीं होते वह एक ग्रेनुलोसाइट कहलाता है। तो ग्रेनुलोसाइट जो होता है उसमें 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल सेल्स होते हैं। और फिर एक ग्रेनुलोसाइट जो होता है उसके 2 हो जाते हैं, एक होता है मोनोसाइट्स और दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स। तो ये ब्लड के जो है डिफरेंशियल है ना कंपोनेंट्स है व्हाइट ब्लड सेल्स के। अब इसके अंतर्गत जैसे न्यूट्रोफिल है और फिर मोनोसाइट्स है। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स ये क्या करता है? यह फेगोसाइट्स होता है, शरीर पर आए हुए जो फॉरेन बॉडीज है उसको भक्षण कर लेता है और शरीर को रोग से बचाता है। और इस तरह से सभी कंपोनेंट का अपना अपना काम है, लेकिन कुल मिलाकर के जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इसको शरीर का सोल्जर कहा जाता है, इसलिए कि शरीर पर जो विभिन्न प्रकार के रोगाणु आते हैं या फॉरेन बॉडी आती है उसको यह भक्षण कर जाता है, और भक्षण करके शरीर को रोग से बचाता है, और शरीर में एंटीबॉडी को यह बढ़ाता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है, इसलिए इसको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा गया है। इसके बाद आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स इसकी संख्या एक एडल्ट में, मानव एडल्ट में क्या है इसकी संख्या? इसमें लगभग 1 लाख से और 3.5 लाख, 3.5 लाख, मतलब इसको पर क्यूबिक mm में क्या है? ब्लड प्लेटलेट्स। और इसके भी तो बहुत सारे काम है, लेकिन मुख्य बात इसमें यह है कि इसमें फाइब्रिनोजेन नामक प्रिकर्सर होता है जिससे फाइब्रिन बनता है। और फाइब्रिन क्या प्रोटीन है, और इस फाइब्रिन के कारण क्या होता है? इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है?
ब्लड क्लॉटिंग का, ये ब्लड कोगुलेशन करता है और यह ब्लड को थक्का बनाता है और ब्लड को जमने में बहुत बार मदद करता है। अगर इसकी मात्रा शरीर में कम होती है या फिर फाइब्रिल नहीं होता है ब्लड में, तो क्लॉटिंग का जो कार्य है शरीर का ब्लड का वो नहीं हो पाता है, तो कट ऑफ फट जाने के बाद क्या होता है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होता है। तो इसलिए ब्लड प्लेटलेट्स का बहुत ही महत्व है। और ऐसे ब्लड प्लेटलेट्स जो है इसमें क्या कहते हैं, ये फाइब्रिन नहीं होते, उसे सीरम कहा जाता है। तो इस तरह से ब्लड के जो ये 3 कार्पोसल्स हैं, वो हो गया रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। इस तीनों को मैंने संक्षेप में बताया, प्लाज्मा को भी बताया। तो इस स्तर तक यानी 10th क्लास तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इस तरह से हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कंपोनेंट ब्लड को हमने बताया। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और एक एक चीज़ की जानकारी हमें आगे समृद्ध करता है और परीक्षाओं में हमको हेल्प करता है। इसलिए इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को आप इससे सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो दूसरा कंपोनेंट है वह हम ज़रूर भेजेंगे। धन्यवाद।